गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का जो मॉडल सेट है इकोनॉमिक्स, उसके बारे बारे में हम लोग उसका जो पूरा सलूशन है देखेंगे। तो कक्षा ये 12 का है, विषय है आपका इकोनॉमिक्स, समय है 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक है यहाँ पे 40। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कुल प्रश्न 40 हैं। कुल प्रश्न आपके 40 हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। मतलब ये एमसीक्यू वाला सब है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। पहला ऑप्शन है क्या उत्पादन करे। 2 नंबर है कितनी मात्रा में उत्पादन करे। 3 नंबर है कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे। तो अर्थव्यवस्था का जो समस्या है ये उत्पादन के संबंध में है, मतलब कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये मतलब पहला का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा सी नंबर, कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। आपका आंसर होगा कैसे उत्पादन करें, क्योंकि संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो हम लोग किस प्रकार उत्पादन करें या कैसे करें, तो ये जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा कैसे उत्पादन करें। ये आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। ए नंबर है 0, बी नंबर है ऋणात्मक, सी नंबर है धनात्मक और डी नंबर है न्यूनतम। हम लोग जानते हैं कि टोटल यूटिलिटी जब अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। मतलब आपका जो ऑप्शन है वो 1 नंबर का जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका ए नंबर सही होगा। मतलब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। ये जो उदासीनता वक्र होता है, ठीक है, सामान्यतः जो एक उदासीनता वक्र है, ठीक है, एक नंबर है वृत्ताकार है या यू आकार का है या मूल बिंदु की ओर उत्तल है या मूल बिंदु की ओर अवतल है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो उदासीनता वक्र होता है ये हमेशा मूल बिंदु की ओर ये उत्तल होता है। क्या होता है, मूल बिंदु की ओर ये उत्तल होता है, ठीक है। मतलब थर्ड का ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, ऑप्शन डी है पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सामान्यतः मांग वक्र का जो ढाल होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। इसका मतलब ये क्या है, घटते जाता है, ठीक है। घटना मतलब ये आ जाएगा नेगेटिव यानी ऋणात्मक। मतलब सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों लोग, याद रहेगा ये क्या होगा, एकदम ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। मांग की कीमत लोच होती है। अगर मांग वक्र का मध्य बिंदु बोला है तो कीमत लोच 1 आएगा। उसके मतलब ये एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत रोज कितनी होती है,
ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कितना होगा ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 6 नंबर में। निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू के आकार का होता है? तो हम लोग जानते हैं कि औसत उत्पाद जो होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, जो औसत उत्पाद है उसका वक्र किस आकार का होता है? उल्टा यू के आकार का होता है। किस आकार का होता है? उल्टा यू के आकार का होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। उत्पादन फलन Q बराबर AL अल्फा गुना K बीटा में पैमाने का प्रतिफल का माप होता है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्पादन फलन जो होता है, ठीक है, वो पैमाने के प्रतिफल में ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आपका 7 नंबर का हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है, इसको कर लीजिए आप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8 नंबर में। कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत क्या होगी? तो औसत लागत तब क्या होती है? वो घट जाती है। मतलब जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत क्या होती है? वो घट जाती है। क्या होती है? वो घट जाती है, ठीक है। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है? किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये होगा कुल, ये हो जाएगा आपका ये जो क्वेश्चन है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कुल स्थिर लागत। क्या होगा आपका? कुल स्थिर लागत ये हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिए आप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है? इसका हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। क्या होगा बच्चे लोग आंसर? इसका होगा पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। तो ये हम लोग आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो हम लोग जानते हैं ये होता है MR बराबर MC, ठीक है। जब MC इधर आएगा ये होगा MR माइनस MC बराबर 0। ये कभी कभी होता है MR भागा MC बराबर होता है 1, ठीक है। बराबर क्या आता है? 1। मतलब ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता वाला, इसका चारों ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये डी नंबर, कि एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी कि निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है? किस मान की माप होती है? ये 12 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 12 नंबर में क्या होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। क्या होगा इसका? 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में कि एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एक साथ में ये टैक्स लगा दें, ठीक है, वस्तु पे, तो पूर्ति क्या हो जाएगी? पूर्ति मतलब मांग घट जाएगी, तो पूर्ति क्या होगी हम लोग का? जाहिर से ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम गारंटी है। अगर किसी वस्तु का मांग घटता है तो उसका सप्लाई है जो पूर्ति क्या कम होना ही होना है, ठीक है। बाकी पूर्ति करके क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है कि वस्तु की पूर्ति पे पूर्ति क्या हो जाएगी? सप्लाई यानी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग वृद्धि होने से बाजार संतुलन में क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब अगर वस्तु का मांग बढ़ता है, अगर वस्तु का मांग बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा? संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी कि
अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। क्या होने पर? ठीक है, कमी होने पर, वृद्धि होने की, शून्य होने की या अपरिवर्तित होने की। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा हम लोग का, ये हो जाएगा वृद्धि होने की। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का, अधिक मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्तन क्या होती है, वृद्धि होने की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी 16 नंबर क्वेश्चन में कि अधिक पूर्ति की स्थिति में जब डिमांड और सप्लाई के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अगर ज़्यादा पूर्ति होगा, ठीक है, कब होगा, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका, हम लोग को आ जाएगा, इसका ऑप्शन होगा हम लोग का बी नंबर। ठीक है, ये आराम से कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका होगा संतुलन, कीमत में वृद्धि और संतुलन मात्रा में कमी आएगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इस तरह आप जितना भी क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। 18 नंबर हम लोग आते हैं कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की कीमत रोज कितनी होती है, कीमत रोज कितनी होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, द्वाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, द्वाधिकार लिखा हुआ। ठीक है, द्वाधिकार में कितना होता है, जाहिर से ये कितना आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, द्वाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है बच्चे लोग, ये 2 होती है। ठीक है, इसको आराम से आप कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में किस बाजार में विविधीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है, मतलब 20 नंबर में है कि निम्न में से किस बाजार में विविधीकृत वस्तुओं का, यह होगा एकाधिकृत प्रतियोगिता। क्या होगा, एकाधिकृत प्रतियोगिता में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, मार्शल तो नहीं है, एडम स्मिथ भी नहीं है। ठीक है, मार्शल भी नहीं है, एडम स्मिथ भी नहीं है, जे एम किस और जे एम किन्स और जे एन किन्स, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, सबको जानते हैं कि जे एम होता है। ठीक है, एक ठो में है जे एम, दूसरा में है जे एन। ठीक है, तो जे एन नहीं होगा, क्या होगा, जे एम किन्स ने क्या दिया था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एवं मनी नामक का जो पुस्तक है वो कौन लिखा है, जे एम केन्स ने। ठीक है, और एक तो है जे एन केन्स, मतलब डी का नहीं होगा, कौन का बोला होगा, ये आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इस तरह अब लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी में क्या संबंध है, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है, तो हम लोग जानते हैं कि जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, बच्चे लोग इसको आराम से कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, मतलब गेहूं से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, चपाती भी हो सकता है, बिस्कुट भी होगा, ब्रेड भी होगा। ठीक है, तो मतलब गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, तो मध्यवर्ती वस्तु से हम लोग अंतिम वस्तु मतलब जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे चपाती मतलब क्या होता है, चपाती मतलब आपका होता है रोटी। ठीक है, गेहूं से क्या बनता है हम लोग का, ये रोटी भी बनता है। अगर हम लोग चाहेंगे तो गेहूं का जो है बिस्कुट भी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, बिस्कुट भी बनता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है गेहूं से क्या बनाया जाता है, ब्रेड भी बनाया जाता है। ठीक है, मतलब उपयुक्त तो जो है ये तीनों काम में मध्यवर्ती वस्तु गेहूं का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से क्या है, सभी हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मध्य के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब अगर हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इनमें से जो है वो क्या चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। जैसे नए कार का मूल्य, वैल्यू ऑफ ए न्यू कार, ये भी आएगा। शिक्षण ट्यूशन फी फॉर ए टीचर, ये भी आएगा। ब्रेड का मूल्य, ये भी आएगा। ठीक है, प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, ठीक है, मतलब जो सेकेंड हैंड कार है उसका जो बिक्री मूल्य होता है, क्योंकि तो पहले तो एक बार मतलब बेचा गया, ठीक है, उसको तो जीडीपी में शामिल किया गया, ठीक है, तो उसको दोबारा शामिल करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। मतलब जो चीज़ एक बार शामिल हो गया है, जब कार नया था तब उसको हम लोग जीडीपी में शामिल कर लिया है, तो वही कार को जब हम लोग बेचेंगे तो उसको शामिल करने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, वो तो एक बार कैलकुलेशन हो गया है, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूज्ड कार। ठीक है, मतलब इसको हम लोग जीडीपी में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग 25 नंबर में, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है। तो जीडीपी जो है उसको गणना करने के लिए, ठीक है, मूल्य वृद्धि भी चलता है, आय विधि भी होगा और व्यय विधि भी होगा। ठीक है, मतलब जीडीपी निकालने का जो विधि है ये आपका चारों हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इनमें से क्या सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 26 नंबर में कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी सुने होंगे कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में या नोटबंदी में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया। है, तो हम लोग जानते हैं कि जो नोटबंदी है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लिया गया एक अहम फैसला है। ये 2016 में नवंबर महीना में किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अचानक सरकार के द्वारा एक आदेश आया कि अभी जो जितना भी पुराना नोट है 500 और 1000 का नोट है ये क्या है, बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बदले में नया नोट आएगा। ठीक है, इसको हम लोग नोटबंदी कहते हैं। ठीक है, नोटबंदी के बाद पूरा देश में हलचल हो गया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अवस्था में सुधार आया। एक इसमें क्या होता है, 500 और 1000 का जो नोट था, ठीक है, ये याद रहेगा कब हुआ था, 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी 27 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, मुद्रा बनाना भी काम है, शक नियंत्रण भी काम है, जनता से जमा स्वीकार करना है। क्या हम लोग जो पैसा है वो आरबीआई में जमा करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, आरबीआई में नहीं होगा, हम लोग कहाँ जमा करते हैं, जो स्टेट बैंक होता है, बैंक ऑफ इंडिया होता है, कैनरा बैंक होता है या बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, उस बैंक में हम लोग जमा करते हैं। ठीक है, जो व्यापारिक बैंक होता है ये जो है। ठीक है, तो मतलब केंद्रीय बैंक का काम क्या नहीं है, जनता से जमा स्वीकार करना। ठीक है, मतलब हम लोग चाहकर भी जो अपना जो पैसा है जमा करने के लिए रिजर्व बैंक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या होगा, हम लोग का 27 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अभी भारत का एक केंद्रीय बैंक है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक ये है। ठीक है, तो इसमें 4 बैंक के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा बैंक एक केंद्रीय बैंक है। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ये क्या है, केंद्रीय बैंक है। इसका स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। कब किया गया था इसका अप्रैल, कब किया गया था इसका स्थापना, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो कौन सा केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, याद रहेगा। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये क्लास 12 का जितने भी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस तरह का वीडियो मैं हमेशा उन लोग के लिए करता रहूँगा। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कुछ भी नया नोटिफिकेशन आए या कुछ भी जो मॉडल शॉट का सोल्यूशन आए आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं जो M1 होता है, ठीक है, जो M1 जो मुद्रा का रूप होता है वो सबसे क्या होता है, ये तरल प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं 30 नंबर में। ठीक है,
कि उपभोग फलन C बराबर A+BY में प्रेरित उपभोग है। ये क्या होता है हम लोग का? ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, BY हो जाएगा। क्या होगा हम लोग का? BY हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अभी कि MPC प्लस MPS बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हम लोग का? ये C हो जाएगा, ठीक है। MPC प्लस MPS का जो मान होता है वो कितना आता है बच्चे लोग? ये आता है आपका 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी 32 नंबर में कि निम्न रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है, ठीक है। वो स्वायत्त निवेश की रेखा है, क्या हो जाएगा? ये CD होगा, ठीक है। क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर C, CD हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS बराबर 0.4 हो तो गुणक का मान क्या होगा? हम लोग जानते हैं ये जो गुणक होता है, ठीक है, गुणक बराबर होता है 1/MPS, यानी 1 होगा 0. कितना? 4, ठीक है। पॉइंट हट गया, ऊपर में हो गया 10, यानी 10/4। 10 को भाग करेंगे 4 में, ये कितना आएगा हम लोग का? 2.4, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? 2.4 होगा। क्या होगा ऑप्शन है इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा 2.4, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी मैंने कर लिया, ठीक। गुणक का मान क्या होता है? 1/MPS होता है, ठीक है। गुणक का मान क्या होता है? 1/MPS, ठीक है। मतलब 1 क्या होगा? 0.4, ठीक है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या, ऊपर में क्या होगा? 10, यानी आपका आएगा 10/4। 10 को 4 से भाग करना कितना आएगा हम लोग का? 2.5 आएगा। 2 कितना आएगा हम लोग का? 2.5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी होगा। अभी निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है, मतलब डायरेक्ट कर। कर होता है 2 प्रकार का, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे गिफ्ट टैक्स, संपत्ति टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स, ठीक है। इसमें से ये जो है, ये वस्तु एवं सेवा का जो कर है, ये क्या है? ये वस्तुओं में लगाया जाता है, यानी ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जैसे संपत्ति में क्या लगता है? संपत्ति में भी टैक्स लगता है, इनकम में भी टैक्स लगता है, ठीक है। ये सब क्या है? डायरेक्ट आपको चार्ज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? आपको डायरेक्ट नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 35 नंबर में कि निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण है, ठीक है। कार। क्या कार में हम लोग सब कोई बैठ सकते हैं? किसी कार में नहीं। तो कार क्या है? ये निजी वस्तु है। सड़क, हाँ, सड़क क्या है? दोनों वस्तु है, चॉकलेट, कपड़ा, ठीक है। तो सार्वजनिक में क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सड़क। क्या लिखना है यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा सड़क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का, ठीक है, कि भारत में GST कब लागू हुआ था? GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भारत में 2017 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था बच्चा लोग? 2017 में, ठीक है। अब राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्या कहा जाता है? राजस्व व्यय जो है, और जो मतलब जो व्यय है, जो प्राप्ति है, जिसमें जो अंतर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये होता है राजस्व घाटा। उसको लोग क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। अब आएगा 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि व्यापार संतुलन क्या है? आयात और निर्यात का अंतर, ठीक है। आयात और निर्यात का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि किसी भारतीय किसी चीनी मोबाइल को कंपनी को खरीदता है, तो इस लेन देन को हम लोग क्या करेंगे? पूंजी खाते के डेबिट में करेंगे, ठीक है। कौन सा खाता में जाएगा? ये पूंजी खाता का डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अंतिम नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अंतिम नंबर में है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाता का एक घटक है? तो ये हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है। होप आपको ये वीडियो में आपको क्लास 12 में जो है इकोनॉमिक्स पेपर है वो बताने में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। मैंने मेरे से बहुत प्रयास किया हूँ। तो जो भी इस चैनल में मेरे नए हैं, ये जो चैनल का नाम है MK क्लासेस, ठीक है, धीरोल, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो वीडियो है आपको हमेशा मिलते रहे। आशा करता हूँ आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।